कक्षा 12 भूगोल खंड ख, यानी आपकी दूसरी पुस्तक, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसका यह 9वां अध्याय है। इस अध्याय में भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणी विकास का अध्ययन हम करेंगे। नियोजन का मतलब होता है कि किसी कार्य को विवेकपूर्ण तरीके से एक प्लानिंग के तहत एक कार्यक्रम बना करके उस पर कार्य करना नियोजन कहलाता है। और सतत पोषणी विकास का मतलब होता है कि विकास इस तरह हो कि वह भावी पीढ़ी यानी आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सुलभ रहे और विकास का समान वितरण हो। तो इस प्रकार हम इस अध्याय में भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणी विकास का अध्ययन करेंगे। आइए हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो पाठ को एक नज़र में देख लें। नियोजन का तात्पर्य सोच विचार की प्रक्रिया कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार करना, यानी नियोजन का तात्पर्य है सोच विचार की प्रक्रिया कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों को क्रियान्वयन करना। ये होता है नियोजन का अर्थ। भारत में नियोजन का कार्य योजना आयोग को सौंपा गया है। यह एक वैधानिक संस्था है। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। आजकल इस संस्था को भंग कर दिया गया है। इसके स्थान पर नीति आयोग नामक संस्था का निर्माण किया गया है। सामान्यतः नियोजन के 2 उपागम होते हैं, एक खंडी और एक प्रादेशिक उपागम। खंडी उपागम में किसी क्षेत्र को, किसी सेक्टर को लेकर के योजना बनाई जाती है और प्रादेशिक नियोजन में किसी क्षेत्र या प्रदेश में जो असमानताएं हैं या जो विकास के कार्यक्रम हैं उसको पूरे प्रदेश स्तर पर या उस पूरे क्षेत्र स्तर पर प्लानिंग करके योजना बनाना, ये प्रादेशिक नियोजन होता है। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजनीय उपागमों को प्रस्तुत किया है। योजना आयोग के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि, आर्थिक असमानताओं को कम करना, आत्मनिर्भर एवं सामाजिक न्याय स्थापित करना है। देश में आर्थिक विकास में असमानता है, जिसे कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र के लिए समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम इसी प्रकार का कार्यक्रम है। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की योजनाएं इन क्षेत्रों की स्थलाकृत पारिस्थितिकी, सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और सूखे के प्रभावों को कम करना योजनाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। जनजाति समन्वय विकास उपयोजना लागू होने से भरमौर जनजाति क्षेत्र में विकास की नई पहल शुरू हुई है, जिसका सामाजिक प्रभाव साक्षरता में वृद्धि एवं बाल विवाह में कमी के रूप में देखा जा सकता है। पर्यावरणीय मुद्दों का विश्व समुदाय की चिंता को ध्यान में रख करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की, जिसका प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री
गैरो हरलेम टैलेड को स्थापित किया गया या उनको जिम्मेदारी दी गई। विकास की अवधारणा में सबका बहुआयामी विकास जिसमें आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ जन स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समान अवसर हो को शामिल किया जाता है। इस तरह आपने पाठ का सारांश समझ लिया। अब आप आइए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों को। तो ये छोटे प्रश्न यानी अति लघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए, विकास के लिए लक्ष्य क्षेत्र की ओर इंगित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के उदाहरण दीजिए। यानी वो कुछ कार्यक्रमों के नाम आपको बताने हैं। तो ये कार्यक्रम देखो नीचे लिखे गए हैं। नंबर 1, कमांड क्षेत्र विकास योजना, सूखा प्रभावित क्षेत्र विकास योजना, पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना, रेगिस्तानी क्षेत्र विकास योजना। आप सतत पोषणी विकास को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणी विकास क्या है, इसकी अर्थ परिभाषित करिए। एक ऐसा विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा आवश्यकता की पूर्ति किया जाता है, सतत पोषणी विकास कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, भौम जल का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल स्तर नीचे न ज़्यादा गिर पाए और वर्षा के जल को इस तरह व्यवस्थित करें कि वो रिचार्ज होकर पृथ्वी के अंदर चला जाए। ऐसी स्थिति में जल की कमी नहीं होगी, न हमें होगी, न आने वाली पीढ़ी को होगी। नंबर 3, हिमाचल प्रदेश के भरमौर जनजाति क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन से हैं? तो वहाँ हिमाचल प्रदेश में जहाँ भरमौर जनजाति रहती है वहाँ कौन से नकारात्मक प्रभाव हैं? तो पहली बात तो वहाँ की जलवायु कठोर है और उनके पास आधारभूत संसाधनों की कमी है। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना की जांच कीजिए। किसी विशेष क्षेत्र का विकास करना अथवा विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करना, यह प्रादेशिक नियोजन होता है। खंडी नियोजन का अर्थ क्या है? अभी हमने बताया था, अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, निर्माण, ऊर्जा, विनिर्माण, परिवहन, संचार, सामूहिक अवसंरचना और विकास के लिए कार्यक्रम बनाना व लागू करना, वो खंडी नियोजन के अंतर्गत आता है। योजना आयोग द्वारा सूखा संभावी जिले के परिसीमन के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? प्रमुख सूखा संभावी क्षेत्र बताइए। तो सूखा संभावी जिले के परिसीमन के लिए उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां 30% या इससे कम क्षेत्र सिंचित हों। प्रमुख सूखा संभावित क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा प्रदेश, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तेलंगाना आदि हैं। ये जो है सूखा संभावित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, भरमौर जनजाति क्षेत्र के निवासी को 2 प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो वही 2 समस्याएं हैं, वहाँ की जलवायु कठोर है और आधारभूत संसाधनों की कमी है। 1970 के दशक में विकास की परिभाषा में किन नए शब्दों का समावेश किया गया? 1970 के दशक में विकास की परिभाषा में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि, एक शब्द ये होगा पुनर्वितरण के साथ वृद्धि व वृद्धि और समानता जैसे शब्दों को विकास की परिभाषा में जोड़ा गया। अगला है, इंदिरा गांधी नहर ने शुष्क क्षेत्र की पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया है।
इस क्षेत्र की पर्यावरणीय परिस्थिति पर इसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। एक नकारात्मक एक सकारात्मक प्रभाव को बताइए। अथवा इस तरह प्रश्न आए कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में उभरी दो पर्यावरणीय समस्याओं की परख कीजिए। तो देखिए उस नहर से क्या होता है। तो इंदिरा गांधी नहर ने वनीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रम के कारण ये जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का विकास किया गया, उससे वनीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रम के कारण यहाँ की भूमि हरी भरी हो गई और यह एक सकारात्मक प्रभाव है। जबकि जल भराव व मृदा लवणता जैसी समस्याएं नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती हैं। अधिक सिंचाई के कारण जो वहाँ की भूमि है वहाँ जला भराव और मृदा में लवणता यानी साल्ट की मात्रा बढ़ रही है, जो मृदा की उर्वरता को कमज़ोर कर रही है। ये एक नकारात्मक प्रभाव है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। यानी पर्वतीय विकास कार्यक्रम में किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इन कार्यक्रमों को बताते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका जो उत्तर है, नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट ने 1981 एवं 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश की, जो जनजातियों के लिए बने योजनाओं के अंतर्गत न आते हों। इन क्षेत्रों की भू आकृतिक परिस्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रख करके विकास योजनाएं बनाई जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति के द्वारा दिए गए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सभी लोगों को लाभ मिले, स्थानीय संसाधनों एवं प्रतिभाओं का विकास हो, पिछड़े क्षेत्रों को व्यापार में शोषण से बचाया जाना चाहिए। तो ये आपका जो है पर्वतीय विकास कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, खंडी नियोजन एवं प्रादेशिक नियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले देखिए खंडी नियोजन क्या है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना एवं सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उसे लागू करना। और प्रादेशिक योजना देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास समान रूप से नहीं हो पा रहा है, इसलिए विकास का लाभ सभी को समान रूप से पहुंचाने के लिए योजनाकारों ने प्रदेशों की आवश्यकता के अनुसार नियोजन किया है। इसको प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। इसका मतलब है कि पूरा भारत में सभी जगह एक तरह का विकास नहीं हुआ है, तो उसको चिन्हित करके जहाँ कम विकास हुआ उसे उस क्षेत्र को चिन्हित करके जो योजना बनाई जाती है वो प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताएं हैं, इस कथन को उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर ये होगा कि भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताएं साफ झलकती हैं। जैसे नंबर 1, आंतरिक भागों की तुलना में तटीय प्रदेश अधिक निर्धन हैं। दूसरा नंबर है कि व्यापारिक कृषि के क्षेत्र में विकास अधिक व्यापक है। पंजाब व केरल के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विषमता कम है। नंबर 3 है, जनजातीय क्षेत्र अभी भी कम विकसित हैं। नंबर 4, भौतिक बाधाओं जैसे शुष्क जलवायु, उबड़ खाबड़ पर्वतीय एवं पठारी भूमि तथा बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र आदि पिछड़े हुए हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में साक्षरता दर में भी काफ़ी विषमताएं हैं और स्त्रियों की साक्षरता दर में तो काफ़ी भिन्नता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मात्र कृषि एवं पशुपालन के विकास से इंदिरा गांधी नहर
कमांड क्षेत्र में आर्थिक सतत पोषणी विकास की अवधारणा को साकार नहीं किया जा सकता, स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब कि प्रश्न पूछ रहा है कि मात्र कृषि और पशुपालन के विकास से, सिर्फ ये 2 सेक्टर के विकास से इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र की आर्थिक सतत पोषणी विकास की अवधारणा को साकार नहीं किया जा सकता, स्पष्ट कीजिए। यानी खाली इन 2 सेक्टरों में विकास होने से उसका सतत पोषणी विकास नहीं हो सकता, इसी को स्पष्ट करना है। तो उत्तर में लिखेंगे इन क्षेत्रों में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना होगा। कहने का मतलब ये 2 ही पर ध्यान न दे करके और करना होगा, तब जा करके उसका सतत पोषणी विकास होगा। नंबर 2, इन क्षेत्रों की आर्थिक विविधीकरण करना पड़ेगा। यानी जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसका विविधीकरण, यानी विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया का वहाँ विकास करना पड़ेगा। नंबर 3, गांव की आबादी कृषि सेवा क्षेत्र और विपणन केंद्रों को जोड़ करके उनके बीच प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित करना होगा। कृषि और विपणन केंद्रों के बीच जो है तो प्रकार्यात्मक संबंध, यानी उनके बीच जो है जिस तरह का कृषि सेवा है और उससे संबंधित विपणन केंद्रों से संबंध स्थापित कराना होगा। अगला प्रश्न है, नहर कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल प्रदान करने में इंदिरा गांधी नहर का महत्व स्पष्ट कीजिए, अथवा इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में नहरी सिंचाई के प्रारंभ होने से उनकी पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था तथा समाज रूपांतरित हो गया है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो इस कथन का विश्लेषण इस प्रकार होगा कि कमांड क्षेत्र में सिंचाई क्रमशः 1960 तथा 1980 से शुरू हुई। सिंचाई के प्रसार ने इस शुष्क क्षेत्र की पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया है। पर्यावरणीय परिस्थितियों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। मृदा में लंबे समय तक नमी उपलब्ध संभव हो सकी है। परिणाम स्वरूप वनीकरण और चारागाह कार्यक्रमों से भूमि हरी भरी हो गई है। और अगला नंबर है, वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई है तथा बोए गए क्षेत्र का विस्तार और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। चना, बाजरा, ज्वार का स्थान कपास, मूंगफली, चावल ने ले लिया है। कृषि पशुधन उत्पादन में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। ये तो हुआ आपका इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र से क्या लाभ हुए हैं। अब देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को देख लीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए नियोजन करते समय किन बातों का प्रमुखता से ध्यान दिया जाता है, किन बातों पर ध्यान दिया जाता है? तो देखिए क्या दिया जाता है, ध्यान उत्तर है, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए नियोजन करते समय वहां की भू आकृतिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों का भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे सभी लोग लाभान्वित हों, केवल प्रभावशाली अथवा साधन संपन्न व्यक्ति ही प्रभावित न हो या संपन्न व्यक्ति ही लाभान्वित न हो। नंबर 2, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास हो। जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेशोन्मुखी बनाना। पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो, प्रादेशिक व्यापार हो, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना। और अगला और अंतिम पॉइंट है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके विकास कार्यक्रम यानी पर्वतीय विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं। अगला है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में लोगों के लिए किस प्रकार
के कार्यक्रम चलाए गए, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। इसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना था। वह उनके प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों का विकसित करना या उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। अगला नंबर है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक श्रम की आवश्यकता वाले सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। अगला नंबर है, इसके अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं, भूमि विकास कार्यक्रमों, वनीकरण, चारागाह विकास कार्यक्रमों को शुरू किए गए। गांव के आधारभूत अवसंरचना, विद्युत, सड़क, बाजार, ऋण सुविधा और सेवाओं पर बल दिया गया। इस क्षेत्र के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधों, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकी संतुलन पुनः स्थापन पर ध्यान देने पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए एवं इसके क्या सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़े, स्पष्ट कीजिए। तो यह क्षेत्र विकास योजना भरमौर क्षेत्र के निवासियों के जीवन गुणवत्ता को सुधारने व हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रदेशों के समानांतर विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। नंबर 1, आधारभूत अवसंरचना जैसे विद्यालय, अस्पताल का विकास किया गया। अगला पॉइंट, स्वच्छ जल, सड़क, संचार तंत्र एवं बिजली की उपलब्धता पर ध्यान दिया गया। अगला पॉइंट, कृषि के नए एवं पर्यावरण अनुकूल तरीकों को प्रोत्साहित किया गया। अगला नंबर है, पशुपालन के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित किया गया। और सामाजिक व आर्थिक प्रभाव, समाज पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा उसका वर्णन आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, जनसंख्या में साक्षरता दर बढ़ी, विशेष रूप से स्त्रियों की साक्षरता दर में वृद्धि हुई। नंबर 2, दालों व अन्य नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। नंबर 3, कुरीतियों जैसे बाल विवाह से समाज को मुक्ति मिली। नंबर 4, लिंगानुपात में सुधार हुआ। और नंबर 5, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। ये जो भरमौर क्षेत्र के विकास कार्यक्रम हैं उसके ये परिणाम हैं। अगला है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणी विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक किन्हीं 5 उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणी विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, जल प्रबंध नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना। नंबर 2, सामान्य जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना। नंबर 3, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे नालों को पक्का करना, भूमि को समतलन तथा बाड़बंदी पद्धति प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जाए ताकि बहते जल की क्षति मार्ग में कम हो सके। नंबर 4, जलाक्रांत वृक्षों की रक्षण मेखला का निर्माण और चारागाह विकास परितंत्र विकास के लिए अति आवश्यक है। यानी जल भराव न हो और वृक्षों की एक रक्षण मेखला हो, पट्टी हो और चारागाह का विकास किया जाए, ये आवश्यक है। नंबर 5, निर्धन आर्थिक स्थिति वाले निर्धन आर्थिक स्थिति वाले क्षेत्रों की कृषि के पर्याप्त मात्रा में वित्तीय एवं संस्थागत सहायता उपलब्ध कराना।
निर्धन आर्थिक स्थिति वाले जो क्षेत्र हैं उसमें कृषि की पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराना, ये जो है इसके उपाय हैं। अब इसका आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति के लोगों ने भौगोलिक और आर्थिक रूप से अलगाव का अनुभव किया है। ये आज भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विकास से वंचित ही हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखिए, गद्दी जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन है, कृषि एवं बकरी पालन ही रहा है। यानी गद्दी जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन, कृषि एवं बकरी पालन रहा है। ये प्राचीन काल से ही अपने पशुओं के साथ ऋतु प्रवास करते हैं, इसलिए इनके जीवन में स्थायित्व की कमी रही है। कहने का मतलब गद्दी जनजाति जो है वो भेड़ पालता है और थोड़ा बहुत कृषि करता है, बकरी पालता है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि समय के अनुसार ये अपना प्रवास भी बदल देता है। गर्मियों में पहाड़ों पे चले जाते हैं और सर्दियों में पहाड़ से मैदानों में आ जाते हैं, इसलिए इनका कोई अस्थायी विकास नहीं हो रहा है। नंबर 2, राजनीतिक रूप से भी इस जनजाति का मात्र वोटों के लिए ही शोषण होता रहा है। विकास के नाम पर केवल वायदे ही वायदे रहे हैं। नंबर 3, ये लोग आज भी लोगों के साथ कम ही घुलना मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको पिछड़ा ही माना जाता है। ये समाज से ज़्यादातर कटे ही रहते हैं, अपने अलग ही इनकी संस्कृति है, इनके अलग रहन सहन है, और जो मूल धारा के लोग हैं उनसे अलग रहते हैं, इसलिए ये पिछड़े हुए हैं। तो इस प्रकार आपने आज अपने जो 9वां अध्याय था भारत के संदर्भ में नियोजन, वो आपने नियोजन और सतत पोषणी विकास, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणी विकास नामक अध्याय का अध्ययन किया। इसके प्रश्नों को भी देखा। हमें उम्मीद है कि आप को समझ में आया होगा, और इसको आप 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। और आपका अगला चैप्टर अगले वीडियो में पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक इन प्रश्नों, इन अध्यायों का अध्ययन करते रहें।